प्रश्न होता है थाने में की गई रिपोर्ट्स या जिसको हम संक्षेप में कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब किसी भी संज्ञेय अपराध जैसे कि हत्या, रेप, डकैती, चोरी, अपहरण और दंगा की सूचना भार साधक अधिकारी को दी गई है तो संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट चेक रसीद बुक यानी कि आरक्षी फॉर्म संख्या 341 में 3 प्रतियों में तुरंत रिटर्न की जाएगी। रिपोर्ट सत्य या असत्य प्रतीत होने पर भी FIR की जानी चाहिए। यदि रिपोर्ट मौखिक की गई है तो जो व्यक्ति रिपोर्ट करता है उसके वास्तविक शब्दों को ज्यों का त्यों, और यदि उससे कोई प्रश्न किया जाए तो उसको उत्तर समेत अवश्य लिखित रूप में रखना चाहिए। उसे पढ़कर शिकायतकर्ता को सुनाया जाना चाहिए और तीनों प्रतियों पर साइन या अंगूठे का निशान कराना अवश्य चाहिए। थाने के प्रभारी अधिकारी को भी सभी प्रतियों पर साइन और थाने की मोहर करनी चाहिए। उन तीनों प्रतियों में से एक कॉपी थाने के रिकॉर्ड के रूप में रहेगी, दूसरी कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी जाएगी और तीसरी कॉपी या मैन कॉपी तुरंत हमारे पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकारिता क्षेत्र रख रहे मजिस्ट्रेट को भेज दी जाएगी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्राथमिकी किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी प्राप्त होने पर आरक्षी द्वारा दर्ज किया गया प्रथम और प्राथमिक रिटन दस्तावेज होता है। यह CRPC की धारा 154 के तहत दर्ज होती है, जिसके बाद में आरक्षी मैटर्स की जांच शुरू करते हैं। यह पीड़ित या किसी व्यक्ति द्वारा आरक्षी को दी जा सकती है। FIR के कुछ मुख्य पॉइंट्स होते हैं जो कि इस प्रकार से होते हैं। अपराध की सूचना देकर जांच की प्रक्रिया को शुरू कराया जाता है। इसको दर्ज कराने को पीड़ित, कोई गवाह या अपराध के बारे में जानकार कोई भी व्यक्ति इसे करा सकता है, यानी कि ये आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही इसको दर्ज कराए। महत्व यह कानूनी कार्रवाई की नींव है और कोर्ट में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। क्या विवरण होना चाहिए? इसमें हम कह सकते हैं घटना की तिथि, समय, स्थान, अपराध का विवरण और आरोपियों या पीड़ितों के नाम इसमें अवश्य होने चाहिए। एक शब्द आता है 0 FIR। यदि अपराध किसी अन्य आरक्षी स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुआ है तो भी आरक्षी FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकती, जिसे कि हम 0 FIR कहते हैं। हम कह सकते हैं संक्षिप्त में कि यदि हम मेरठ डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और अपराध किसी अन्य थाने के आसपास यानी हापुड़ में हुआ है तो हम जिस थाने में जाते हैं या जहां पर हम रहते हैं वहां पे FIR दर्ज करा सकते हैं। उसको वो थाना प्रभारी या थाना भार साधक उसको नहीं कर सकता, इसी को 0 FIR कहा जाता है। FIR दर्ज कराने को आरक्षी अधिकारी को रिटन या मौखिक रूप से जानकारी दी जा सकती है। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखें, एक शब्द आता है संज्ञेय अपराध। वैसे संज्ञेय अपराध जो होता है ये वो गंभीर अपराध है जिसमें कि आरक्षी बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, कोर्ट की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकती है। CRPC की धारा 2 सबसेक्शन C के तहत हत्या, रेप, डकैती, चोरी, अपहरण और दंगा जैसे जघन्य अपराध भी इसमें आते हैं। संज्ञेय अपराधों की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है, इसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती और ऐसे में आरक्षी या थाना भार साधक को ऐसी घटनाओं में FIR दर्ज करनी ही पड़ती है और आमतौर पर ये जघन्य अपराध होते हैं जिनमें कम से कम 3 वर्ष से अधिक की सजा होती है। देशद्रोह भी हमारा संज्ञेय अपराध में ही माना जाता है। अब प्रश्न होता है कि FIR शीघ्र दर्ज क्यों करानी चाहिए? सोच समझकर निर्णय करना, सहजता और टीम वर्क जैसे सिद्धांत FIR की नींव है। FIR में यह साबित होता है कि अभियोजन पक्ष की कहानी वैध और सच्ची थी और साथ ही इसमें आरोपी की भूमिका, गवाहों और नाम और अन्य महत्वपूर्ण विवरण भी इसमें आते हैं। FIR दर्ज करने में थोड़ी देरी के कारण अभियोजन पक्ष का मैटर खारिज नहीं किया जा सकता। सहायता को बड़े अस्पष्ट इंतजार से यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। इसमें हमारे पास में कई उदाहरण भी आते हैं, जैसे कि विद्याधरन बनाम केरल राज्य के मैटर्स में यह निर्णय हुआ था कि रेप के मैटर्स में औपचारिक शिकायत दर्ज करने में देरी करना एक पारंपरिक संस्कृति में सामान्य प्रतिक्रिया है और इसे गंभीरता से नहीं किया जाना चाहिए। संदेह पैदा करने की एकमात्र बात रहस्यमय देरी होती है। शिकायत करना या फिर FIR करना, दोनों में अंतर होता है। CRPC के अनुसार शिकायत को किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष रिटन या मौखिक रूप से दिए गए किसी के आरोप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किंतु इसका उद्देश्य संहिता के तहत कार्रवाई करना हो कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, इसमें आरक्षी रिपोर्ट ऐड नहीं होती, यानी कोई थाना भार साधक इसमें अपनी रिपोर्ट ऐड नहीं करता, उसे कहा जाता है शिकायत। वहीं FIR थाना भार साधक द्वारा शिकायत के तथ्यों की पुष्टि होने के बाद तैयार किया गया एक रिकॉर्ड है। FIR में अपराध और आरोपी के बारे में
जानकारी हो सकती है। यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध होने के संकेत प्राप्त होते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने पर वहां भार साधक अधिकारी जांच शुरू की जाती है। यदि कोई अपराध नहीं पाया जाता तो फिर उस भार साधक द्वारा जांच बंद कर दी जाती है। अब एफआईआर के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें से एक झूठी एफआईआर होती है। यदि किसी व्यक्ति को बदनाम करने या उसके बारे में झूठी जानकारी जानबूझकर कराने पे झूठे आरोप को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 182 या धारा 203 के तहत दोषी ठहराया जा सकता है। यदि कोई भी लोक अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाने के इरादे से ऐसी जानकारी प्राप्त करता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 177 कार्य करती है। यदि कोई भी थाना भार अधिकारी सच्चाई जानते हुए भी झूठी जानकारी देता है तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 177 उसी समय एफआईआर कर जाती है। दूसरी एफआईआर दर्ज कराने की वैधता पर काफी बहस हुई है। यह पूरी तरीके से प्रत्येक मैटर्स की विशिष्टताओं पर निर्भर करती है। समान तथ्यों और परिस्थितियों से भी दूसरी एफआईआर तब तक स्वीकार्य है जब तक कि प्रथम शिकायत सबूतों के अभाव और अपराध की गंभीरता पर विचार किए बिना खारिज कर दी गई है। यद्यपि यदि मैटर्स का निपटारा सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं गुण दोष के आधार पर किया गया हो तो दूसरी एफआईआर मान्य नहीं होती। विभिन्न कोर्ट में तथ्यों की डिफरेंट व्याख्याएं स्थापित की गई हैं। इसको उन्हें कई तरह की अनुचित प्रस्तुति हैं। कोर्ट में निम्न बातों का निर्धारण करने को परीक्षण करते हैं, क्या ये साजिशें एक जैसी हैं या फिर डिफरेंट। क्या पूर्व में शिकायत अप्रासंगिक कारणों से खारिज की गई थी या नहीं? क्या शिकायत के विशिष्ट विवरणों पर विचार किए बिना कोई आदेश जारी किया गया था या नहीं? और एक आती है, जैसे कि हमने आपको बताया था, जीरो एफआईआर। जब किसी भी थाना को उसके अधिकार क्षेत्र में घटित किसी कथित अपराध की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो वह औपचारिक शिकायत दर्ज करता है और आगे की जांच को उसे दूसरे थाने को भेज देता है। इसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। घटना के अधिकार क्षेत्र और स्थान के बावजूद इस प्रकार के एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है। यद्यपि जांच और मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज होने के बाद इसे उचित पदाधिकारियों के थाने में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश एफआईआर में एक सीरियल नंबर होता है और दूसरे ओर शून्य एफआईआर जैसे कि नाम से पता होता है और बिना किसी नंबर के किसी भी थाने में दर्ज की जाते हैं। जिसे थाने में शून्य एफआईआर दर्ज की गई है उस मैटर्स की प्रारंभिक जांच करनी होती है। उसके बाद इसे उचित अधिकारियों के साथ दूसरे थाने को भेजा जाता है। शून्य एफआईआर प्राप्त होने पर संबंधित थाने का नई एफआईआर दर्ज करता है और फिर उसकी जांच शुरू करता है। ई-एफआईआर का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो हत्या, बलात्कार, दहेज, हत्या और इस तरह की अन्य संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट पर कार्य करती है। इनका मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों की पहचान की सुरक्षा करना है जो सामाजिक दबाव, समाज का सामना करने की अनिच्छा या किसी अन्य कारण से स्थानीय थाने में अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने में असमर्थ हो सकते हैं। राज्य के अनुसार ई-एफआईआर दर्ज कराने के कई तरीके होते हैं। अब प्रश्न आता है कि ई-एफआईआर को दर्ज कैसे कराया जाता है। इसकी प्रक्रिया को मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सामान्य होती है। संज्ञेय अपराध होने या किसी को हिरासत में किए जाने पर तुरंत अपने स्थानीय थाने को सूचित करें। एफआईआर बिना समय बर्बाद किए दर्ज कराई जानी चाहिए। यदि किसी कारण पर इसमें देरी होती है तो आपको इसका ठोस कारण बताना होगा। सूचना दे रहे व्यक्ति को थाने को घटना के सभी विवरण और गवाहों से अवगत कराना होगा। आपके पास घटना देकर बताने या फिर मौखिक रूप से बताने का ऑप्शन भी है, फिर भी इसमें रिटन रूप में दर्ज कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी बन जाती है। सूचना दे रहे व्यक्ति को रिपोर्ट को पढ़कर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। हस्ताक्षर करने से पूर्व आपको रिपोर्ट की सटीकता की पुष्टि करनी होगी और वहीं पर उस आरक्षी का या थाना भार साधक का यह दायित्व है कि वह आपको एफआईआर के प्रति उसकी एक कॉपी आपको दे। एफआईआर में निम्न जानकारी होनी चाहिए, जैसे नाम, पता, तिथि, समय, घटना, स्थान, एफआईआर संख्या या थाने का नाम, घटना के तथ्य, घटना में व्यक्तियों के नाम और विवरण और गवाह यदि कोई है तो उनका विवरण भी अवश्य होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि यदि कोई भी थाना भार साधक आपकी एफआईआर दर्ज कराने से इनकार कर देता है तो फिर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। यदि कोई भी भार साधक अधिकारी या एसओ या एसपी या कोई भी एसएचओ एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो फिर शिकायत करने के पास में निम्न ऑप्शंस होते हैं। शिकायतकर्ता निम्न रिटन रूप में इंस्पेक्टर को सौंप दे। यदि अधीक्षक को दिखता है कि उसके मैटर्स में कुछ गम है तो वह जांच शुरू करने को किसी भी उस थाना भार साधक को नियुक्त कर सकते हैं। स्टेशन थाने जाने से पूर्व कानूनी एडवाइस अपने एडवोकेट से बातचीत करें। उनका एडवोकेट उनकी तरफ से पैरवी कर सकता है और यदि किसी थाना भार साधक द्वारा उत्पीड़न की संभावना को कम कर सकता है। एफआईआर दर्ज कराने को स्थानीय थाने जाएं। कोई भी थाना स्टेशन औपचारिक शिकायत स्वीकार करता है और थाना भार साधक को
शिकायतकर्ता द्वारा दी गई सभी जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य है। अपराध कहाँ हुआ था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निकटतम थाना या किसी दूर स्थित थाने दोनों में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। महत्वपूर्ण रखें, एक पॉइंट स्पष्ट किया गया है, अपराध कहाँ हुआ है यह महत्वपूर्ण नहीं करता, किसी भी नजदीकी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। डेटा दर्ज करने के बाद में भार साधक थाना अधिकारी इस घटना को निकटतम नजदीकी थाना को भेजेगा और इसे शून्य एफआईआर कहा जाता है, जिसके विषय में हम आपको बता चुके हैं। इस व्यक्ति को अपराध का पूरा विवरण दें और उनसे आपकी ओर से एफआईआर दर्ज कराने को कहें। निजी शिकायत प्रस्तुत करने के सीधे डिस्ट्रिक्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट को संबोधित करें। राष्ट्रीय राज्य मानव अधिकार आयोग या किसी अन्य ऑप्शन की शिकायत निवारण माध्यम से हम संपर्क कर सकते हैं। कि जब हमें निजी शिकायत करनी हो तो सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी हम संबोधित कर सकते हैं, या फिर राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग या फिर किसी अन्य ऑप्शन की शिकायत निवारण माध्यम से हम संपर्क कर सकते हैं। यानी सबसे अच्छा ऑप्शन आता है कि मानव आयोग अधिकार, चाहे वो राज्य का हो या फिर राष्ट्रीय का हो, हम वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इससे पूर्व आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को इसे अवश्य दें।